Good morning class. This is your third chapter in history, that is ruling the countryside. इनिशियली 2 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. फर्स्ट चैप्टर में कि हाउ, वेयर एंड व्हेन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री, व्हाट इज़ द हाउ डू वी पीरियोडाइज हिस्ट्री. सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड के लिए आती है और फिर वो धीरे धीरे पूरी इंडिया में अपनी टेरिटरी कैसे इस्टेब्लिश करती है. थर्ड चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के कंट्री साइड में यानी विलेजेस में अपने रूल को किस तरह से इस्टेब्लिश कर रही है. तो यहाँ पे कंपनी जो है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, द कंपनी बिकम्स द दीवान. तो यहाँ कंपनी दीवान बन जाती है. दीवान बनने का मतलब हुआ कि अब वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई ऑफ द टेरिटरी, जिस टेरिटरी को उसने जीता है. तो 1765 के बाद, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, तो उस बक्सर में अपनी विक्ट्री की वजह से, जीत की वजह से जो कंपनी है उनको बंगाल की दीवानी मिल जाती है. यानी कि बंगाल के वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद अब वो उस जगह की लैंड को एडमिनिस्टर करने की सोच रहे हैं, वहाँ की रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं कि किस तरह से रेवेन्यू से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग, अपना बेनिफिट वो कमा सके, जिससे कंपनी का जो खर्च है वो उसे पूरा हो सके. उस मतलब कि कमाए हुए रेवेन्यू से उनका कंपनी का जो खर्च है, ग्रोइंग एक्सपेंसेस है, उसको मीट किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके. सो ओवर द ईयर्स कंपनी ने ये सीखा कि बीइंग एन एलियन पावर, मतलब क्योंकि ये बाहर से आई हुई एक पावर थी, इट नीडेड टू पेसिफाई दोस्त. तो उन्हें ये अच्छे से क्लियर था, वो जान चुके थे कि जो गांव में अगर रूल करना है, यहाँ की अथॉरिटी को एंजॉय करना है, यहाँ की प्रेस्टीज को एंजॉय करना है, तो हमें इन लोगों के साथ पेसिफाई करना होगा, इनके साथ शांति से रह करके अपनी अथॉरिटी को, अपनी प्रेस्टीज को एंजॉय करना होगा. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबको कंट्रोल करने की बजाय वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लोकल पावर्स को, लेकिन वो पूरी तरह से इंटायरली एलिमिनेट नहीं करते थे. मतलब वो गांव के लोगों के साथ, क्योंकि वो बाहर से आए हुए एक पावर थे, बीइंग एन एलियन पावर, इट नीडेड टू पेसिफाई, शांत रहने की ज़रूरत थी. दोज हु इन द पास्ट हैड रूल द कंट्री साइड, गाँव में जो इसके पहले जो गांव में डोमिनेंट पीपल थे, उनके साथ इनको बिल्कुल पेसिफाई होने की ज़रूरत थी, जिससे ये अपनी अथॉरिटी को एंजॉय कर सके. जो छोटे छोटे लोकल पावर्स थे उसको ये कंट्रोल करते थे, लेकिन उसको इंटायरली एलिमिनेट नहीं करते थे. तो फाइनली अब इन लोगों ने, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड. कंपनी जो है कंट्री साइड के लोगों को कैसे कॉलोनाइज करना शुरू करती है, एंड ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, और किस तरह से रेवेन्यू, जो गांव में रेवेन्यू रिसोर्स होती है, उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करती है. गांव के जो राइट्स, पीपल के जो राइट्स होते हैं, उसको रीडिफाइन करती है, और किस तरह से जो ये प्रोड्यूस करना चाहती है क्रॉप्स को, उसको वो कैसे वो वहाँ पे ग्रो अप करना स्टार्ट करती है कंपनी. तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ रेवेन्यू फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए रेवेन्यू कैसे होगा, उसके बारे में, कंपनी की जो रेवेन्यू कैसे आएगी उसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है. अब क्योंकि कंपनी जो है वो दीवान बन चुकी थी, और लेकिन वो अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में ही देखना चाहती थी. दीवान बनने का मतलब ये हुआ कि उस लोकेलिटी का, उस टेरिटरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज़र का काम इनको ही करना था. तो ये सारे लार्ज रेवेन्यू इनकम के ये चाहते तो थे कि इनको लार्ज रेवेन्यू इनकम मिले, लेकिन रेगुलर सिस्टम ऑफ कलेक्शन और असेसमेंट के ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे. ये अपने आप को एक प्राइमरली अपने आप को एज अ ट्रेडर ही देखते थे, ना कि इन्हें
जो ये सारी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये ऑर्गेनाइज़ करना चाहते थे। इनका पूरा का पूरा द एफर्ट जो था वो सिर्फ था रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना, जिससे वो अच्छे से फ़ाइन कॉटन और फाइन सिल्क क्लॉथ को चीपली रेट पे वो ख़रीद सके। इनका मेन पर्पज़ ये था। 5 इयर्स के अंदर ही बंगाल में जो कंपनी में जो सामान ये लोग गुड्स जो ये परचेज़ करते थे उसका रेट जो है वो डबल हो गया। 1865 से पहले कंपनी जो इंडिया में सामान खरीदती थी उसके पहले वो गोल्ड और सिल्वर से वो पे करती थी, मतलब जो भी इंडिया से सामान खरीदते थे तो ये लोग उसको पे करते थे, उसके बदले में जो पैसे देते थे वो गोल्ड और सिल्वर देते थे। ब्रिटेन से लाए हुए जो गोल्ड और सिल्वर होते थे उससे ये इंडिया के सामान खरीदते